धार की मस्जिद का मसला है उसमें वक्फ बाय यूज़र का जिक्र तक नहीं है। हालांकि वहाँ बहस दूसरी साइड ने ये की थी कि अब वक्फ बाय यूज़र्स ख़त्म कर दिए गए। धार का जो मसला है वो मुख्तलिफ है, वो बाबरी मस्जिद का जो मसला था उससे बहुत अलग है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी कमी बताई जा सकती है, लेकिन कम और बेश बाबरी मस्जिद का जो मसला था वो टाइटल टू प्रॉपर्टी का मसला था। उसमें कहीं कहीं कोई कोताही प्लीडिंग्स वगैरह में रही होगी, लेकिन वो बेसिकली प्रॉपर्टी का मसला था। और जो आपने फैज़ान साहब ने अभी कहा कि वो 8-9 नुक्ते इन्होंने निकाल के दिए थे, तो बाबरी मस्जिद में बहुत दिलचस्प चीज़ें उस फैसले में हैं। एक तो जो लोग मानते हैं कि जो बिलीवर्स हैं, बिलीवर जजेस, जैसे आपने अभी कहा कि बिलीवर जजेस को शरीक नहीं होना चाहिए, नॉन बिलीविंग जजेस कहाँ मिलेंगे, कृष्णा आयर कहाँ मिलेंगे। लेकिन उसमें बिलीवर जजेस ने ये फैसला सुनाया कि स्वयं भू की कोई इम्कानात बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। ये कहा ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी के ताल्लुक़ से ये कहा कि डेटी की जो ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी हो सकती है, ज़मीन की ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी नहीं हो सकती है। बहुत दिलचस्प चीज़ें उसमें कही गई हैं जो बिलीवर्स ने कही हैं, और वो एक उम्मीद दिलाता है कि बिलीफ होने के बावजूद इंसाफ के तराजू पर तोलने के लिए लोग बहुत हद तक तैयार रहेंगे। और आखिर में ये बात तो वाज़ेह है, बहुत साफ़ है कि ये माना गया कि जो इमारत थी बाबरी मस्जिद की, वहाँ पर अगर किसी का कब्ज़ा था और किसी का हक़ था तो मुसलमानों का था, और उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, बेहद गलत था। और इसलिए फिर मामले को हल करने के लिए, इसलिए नहीं कि ये कहा गया कि ये प्रॉपर्टी राइट आपका है, मामले को हल करने के लिए एक तजवीज़ निकाली गई कि आप 5 एकड़ ज़मीन ले लें और इन लोगों को ये सब दे देते हैं। लेकिन जो मेन रीज़निंग है बाबरी मस्जिद की जजमेंट का, वो रीज़निंग बहुत हद तक हमें सपोर्ट करता है और हमको उससे बड़ी क़ुव्वत मिलती है। लेकिन इसको आप कंपेयर करेंगे, जब आप पढ़ेंगे जो धार का जजमेंट आया है उससे जब आप कंपेयर करेंगे तो धार के जजमेंट में किसी ने टाइटल नहीं मांगा था, किसी ने टाइटल नहीं मांगा था, वो सूट भी नहीं था, टाइटल सूट नहीं था, वो सिर्फ एक रिट पिटिशन था। कई रिट पिटिशंस थे, लेकिन रिट पिटिशंस में जो मुसलमानों की तरफ से बात कही जा रही थी वो ये कही जा रही थी कि हमको हमेशा से हम यहाँ नमाज़ पढ़ते आ रहे हैं और हमको ही नमाज़ पढ़ने का हक़ होना चाहिए। उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं था। और जो बिरादरानी वतन है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि नहीं, ये हमेशा से एक मंदिर था और ये मंदिर ही रहेगा। वहाँ जो फ़ैसला हुआ है वो बाबरी मस्जिद से अलग इसलिए है कि उस फैसले में कुछ कम और बेश ये कहा गया है कि ये जो यहाँ पर जो इमारत थी वो एक मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा, जबकि ये बात एविडेंस में कहीं नहीं थी कि ये मंदिर था। वहाँ आज तक उन्होंने ये एविडेंस नहीं प्रोड्यूस की है कि यहाँ पर कोई मंदिर था, वो मंदिर तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई। ये बात सही है कि जैसे ज्ञानवापी वगैरह में देखने को मिलता है, ये बात सही है कि उस इमारत में पत्थर जो लगे थे उसके बारे में ASI का कहना ये है कि वो बहुत पुरानी इमारतों से पत्थर निकले हुए उसमें इस्तेमाल किए गए थे। ये नहीं कहा गया कि यहीं के एक मंदिर को तोड़ के उसी के पत्थर से एक मस्जिद बनाई गई, ये कहीं ASI ने नहीं कहा। लेकिन ये ज़रूर कहा कि ये देखिए ये पत्थर कहीं किसी हिंदू इंस्टीट्यूशन का हो सकता है, ये देखिए पत्थर ये किसी पुरानी इमारत का हो सकता है, वाला फला बातें। उस पर एक बहस हमने रखी थी उनके सामने और हमने ये कहा था कि ये बात जो मंदिरों को तोड़ने की बात या डेटी को ले जाने की बात या उसको अगवा करने की बात है, ये सिर्फ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ की बात नहीं है। जितने वहाँ धार में जितनी दफ़ा इन्वेजन्स हुए मुस्लिम रूल आने से पहले,
वो एक ही फ़िरक़े के लोगों के बीच में हुए और उन्होंने भी एक दूसरे की डेटीज़ को लूटा, इसलिए कि डेटी में सिंबलिज्म होता था कि किंग का सिंबलिज्म जो था वो सॉवरेन डेटी में हुआ करता था, और सॉवरेन डेटी को अपने इदारे में जाके लगाने का मतलब ये होता था कि किंग को आपने नेस्त नाबूद कर दिया। और इस बात पर ज़रा सा भी एक लफ्ज़ अभी नहीं कहा गया है। मैं ये मानता हूँ कि वहाँ से अगर अपील आती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील आती है, तो हमारा केस बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, क्योंकि बुनियादी तौर पर उन्होंने ये साफ कहा है कि हम टाइटल का फैसला नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ तय कर रहे हैं कि यहाँ पर ASI को किसे इजाज़त देनी है, और ASI को इजाज़त देने का हक़ है। और ASI जब इजाज़त दे तो वो ये देखे कि उसने ख़ुद ये कहा है कि इस इमारत में जो पत्थर लगे हुए हैं उन पत्थरों का बैकग्राउंड क्या है, इसलिए उसको देखते हुए वो इजाज़त दें। और बहरहाल इजाज़त तो हो ही गई, आज से मेरे ख़्याल से वहाँ उन्होंने अपना काम शुरू किया होगा। तो बेसिकली हम ये समझ लें कि जो ये फ़ैसले आए हैं इसमें लीगल फ़ैसले का हिस्सा कितना है और उसका हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं उसमें या किसी और फैसले में उसके बाद, और जो नॉन लीगल है उसको हम किस तरह से आइसोलेट कर सकते हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। ये तो एक जनरल बैकग्राउंड था। बहुत क्विकली मैं ये बताऊं कि ये मसला वहाँ आया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मसला आया था, उठाया गया था, दूसरी तरफ से उठाया गया था, लेकिन इस पर कोई तफसील में जज ने कुछ कहा नहीं। और जो मसला था वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का नहीं था, और वो अगर होगा तो सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन वहाँ मसला इशू अगर था तो वो ये था कि सेक्शन 4 में जो प्रॉपर्टीज़ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को एक्सक्लूड किया गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से। तो उनकी तरफ से बहस, ये संभल में भी ये बहस हुई थी कि अगर एक्सक्लूडेड है तो ये हम पर लागू ही नहीं होता, एंड वी आर फ्री टू डू वॉट एवर वी मे लाइक टू डू। लेकिन वो एक्सक्लूड वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो नोटिफाइड हैं, ASI के नीचे नोटिफाइड हैं, और ASI का अपना ऑब्लिगेशन है कि वो कैरेक्टर को बदलने ना दें। ASI का अपना ऑब्लिगेशन है। तो जो ऑब्लिगेशन 15 अगस्त 1947 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ऑब्लिगेशन है, वो ASI का ऑब्लिगेशन उस दिन से होता है जिस दिन से नोटिफिकेशन हो। और धार की प्रॉपर्टी, धार की मस्जिद का नोटिफिकेशन 1904 में हुआ था। तो 1947 तो बहुत बाद की बात है, 1904 में ही उनको प्रिजर्व करने का ऑब्लिगेशन था, और उस ऑब्लिगेशन को नज़रअंदाज किया गया है। ये मेरा मानना है। इसको और डिटेल में हम लोग एनालाइज करेंगे तो फिर देखा जाएगा। बहुत सारी बातें जो अभी कही हैं वाइस चांसलर साहब ने, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें सॉल्यूशंस चाहिए हैं। हमको अपना जो ईमान है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लेकिन सॉल्यूशंस हम ढूंढें। और मैं ये मानता हूँ कि बाबरी मस्जिद के फैसले में आखिर में सॉल्यूशन ही ढूंढने की कोशिश की गई थी। बाबरी मस्जिद के फैसले में आखिर वक्फ बाय यूज़र को माना गया है ना, वक्फ बाय यूज़र को माना गया और उसको एक जगह दी गई है, लेकिन वक्फ बाय यूज़र का जिक्र तक नहीं है। जो धार की मस्जिद का मसला है उसमें वक्फ बाय यूज़र का जिक्र तक नहीं है, हालांकि वहाँ बहस दूसरी साइड ने ये की थी कि अब वक्फ बाय यूज़र्स ख़त्म कर दिए गए। लेकिन याद रखें कि आप लोगों ने जब वक्फ बाय यूज़र ख़त्म करने की बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कहा गया था कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म हो जाएंगे। ये कहा गया था कि वक्फ बाय यूज़र जो रजिस्टर नहीं है वो अब आप रजिस्टर नहीं करा पाएंगे। ये तो नहीं कहा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ ऑफ यूज़र विल गो, क्योंकि वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट तो 5 जजेस ने अयोध्या में अपहोल्ड किया है। तो बहुत सारे दिलचस्प इश्यूज़ हैं और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन
आखिर में तो हमें एक बात ये सोचनी है कि हम रास्ता कैसे निकालें। वो रास्ता लीगल नहीं अकेले हो सकता, वो रास्ता सिर्फ पॉलिटिकल अकेले नहीं हो सकता, लेकिन आज जिस तरह से हम लोग गौर कर रहे हैं इसमें से कुछ बात निकल कर आए, उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश हो। और कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन चाहिए है कम्युनिटीज़ के बीच में। आज कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है, ये हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है। और उस कॉन्वर्सेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे मुमकिन कर सकते हैं, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप लोग यहाँ सब आए हैं, यकीनन कुछ ना कुछ आइडियाज़ इमर्ज करेंगे जिन आइडियाज़ को इस्तेमाल करके मुस्तक़बिल को हम बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।